Hello everyone, welcome to Only IS. Today we have with us Pratiksha Singh, who has secured 662 rank in UPSC examination, whose result has been recently published. And from Only IS team, very congratulations to you, Pratiksha. And Thank you, today sir. we will try to understand the preparation of UPSC from the prism and from the perspective of Pratiksha. Her optional was political science, and she was a student of our political science test series. So we will also try to understand how she prepared for political science and overall for UPSC. So Pratiksha, my first question is एकदम कैजुअल क्वेश्चन है मेरा कि आपकी प्रिपरेशन मतलब आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया और हाउ वाज योर ओवरऑल जर्नी मतलब हाउ वाज योर प्रिपरेशन थ्रू आउट दिस थ्रू आउट दिस इयर्स। सबसे पहले तो मैंने प्रिपरेशन 2016 के नवंबर से स्टार्ट की थी। उस टाइम पे मैं मतलब लखनऊ में ही मतलब रह के मैंने प्रिपरेशन की है, तो एक कोचिंग भी ज्वाइन की थी मैंने थोड़े दिनों के लिए। बट सर मैंने कुछ ही दिनों बाद मुझे यूट्यूब पे सर्च करते समय सुमित सर का ओनली आइज चैनल मिला था। तो तब से फिर मतलब मैं ये कहूँ कि अगर 60-70% जो मतलब जितना भी मैं पढ़ती थी उनके एडिटोरियल वीडियोस शुरू में सर जो है प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन भी लेके आते थे। अभी तक भी लेके आते थे इनफैक्ट। तो उससे मैं मंथली मतलब जो कंपाइलेशन वीडियोस होते थे उससे मैं अपना करंट कवर कर लिया करती थी। एंड सर उन्होंने PSIR का भी कभी कभार लेक्चर हम लोग को बताया, मतलब कभी कभार थोड़ा सा गाइडेंस दिया था सर ने। तो उससे भी मतलब थोड़ा सा जनरल मुझे नॉलेज अच्छे से मिली थी कि कैसे अप्रोच करना है PSIR को भी। ओके और ये तुम्हारा आई थिंक इट वाज योर फोर्थ अटेम्प्ट? नो सर, थर्ड अटेम्प्ट। ओके, थर्ड अटेम्प्ट। सो काफी बार ऐसे हो जाता है ना कि यूपीएससी में अभी हम काफी लोग देखते हैं कि बहुत सारे अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट उन्हें देना पड़ रहा है और काफी बार हम प्रीलिम्स क्वालिफाई, पहले तो स्टार्टिंग में प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो जाते कुछ लोग, फिर मेंस कभी कभी काफी टाइम तक 2-3 अटेम्प्ट देने पड़ते हैं, कभी कभी इंटरव्यू में ही काफी लोग हम देखते हैं कि 2 बार 3 बार क्वालिफाई हुए। तो इस पूरे प्रिपरेशन, इस पूरे प्रोसेस में खुद को मोटिवेट रखना ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि एक साल पूरा ऑल टुगेदर एक लग जाता है यूपीएससी के प्रिपरेशन को। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि प्रतीक्षा, हाउ यू tried to keep you motivated throughout this long journey of your preparation? सर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उस टाइम पे सर मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगी, जैसे कि हम लोग मतलब दिल्ली वगैरह में कोचिंग हम लोगों ने नहीं की है तो हमें उतना गाइडेंस नहीं मिल पाता है जितना दिल्ली के बच्चों को रहता है या फिर बड़ी जगह के बच्चों को रहता है। तो फर्स्ट ईयर में तो बहुत ही मतलब ब्लंडर मिस्टेक्स वगैरह की थी, पूरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था। देन तब भी मैं फर्स्ट अटेम्प्ट देने चली गई थी। बट सर उसके बाद जब सेकेंड अटेम्प्ट दिया तो सीरियस एक अप्रोच मतलब फॉलो करने लगी थी उस टाइम से मैं। बट सर उस टाइम जब नहीं हुआ तो थोड़ा सा बहुत डाउन फील हुआ था। सर उस टाइम पे मुझे याद है सुमित सर ने एक मेल आईडी बनाई थी टेम्परेरी और उन्होंने बोला था कि आप लोगों को जैसा भी आपका प्रीलिम्स गया है आप लोग मुझे मैसेज करो। तो मैंने उस टाइम पे सर को मैसेज किया था कि सर मेरा नहीं हुआ और ऐसे ऐसे करके लिखा था। तो सर ने बोला था कोई नहीं और अच्छे से तैयारी करो और बस यही है कि परसिवरेंस दिखाते रहो, एक ना एक दिन जरूर होगा, ऐसे करके सर ने रिप्लाई किया था। और उसके अलावा मैंने यूपीएससी का CAPF का भी एग्जाम दिया था। तो हर साल मतलब कोई ना कोई, फाइनल उसमें नहीं हुआ मेरा बट फाइनल मतलब कोई ना कोई एग्जाम निकलता रहा है तो उससे भी एक मोटिवेशन आता था। सर वैसे तो यूपीएससी के लिए मोटिवेशन तो इनबिल्ट ही होना चाहिए। जब तक वो अंदर से नहीं आएगा तो फिर इसकी तैयारी थोड़ा मुश्किल है। नहीं, करेक्ट करेक्ट, ये बात तो बराबर है। और इसमें अभी जैसे सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है कि स्ट्रेटेजी, हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्ट्रेटेजाइज करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूपीएससी को मतलब कुछ लोग 1 साल में भी क्लियर कर पाते हैं, 2 साल में भी क्लियर कर पाते हैं, कुछ लोग को ज्यादा टाइम भी लग जाता है। तो इसमें मुझे ऐसे कभी कभी लगता है कि स्ट्रैटेजी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज आई मीन टू स्ट्रैटेजी इज की व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। क्योंकि काफी बार स्टार्टिंग में जब हमें कुछ आइडिया नहीं होती, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता, तो हम वी एंड अप डूइंग समथिंग एल्स विच इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। तो आपने अपने प्रिपरेशन को कैसे स्ट्रेटेजाइज किया, मीन व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी, हाउ यू sorted out the things ki I will do this and I will not do this, because there is so much to do and you have to do in limited time, correct? सर सबसे पहले तो प्रीलिम्स सबसे फर्स्ट स्टेज होती है और वो मेरे लिए भी टफेस्ट स्टेज रही है क्योंकि फर्स्ट 2 टाइम्स मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था।
बट एक चीज जो मैंने की थी, मैंने सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखे थे। जो बेसिक बुक्स होती है जो सभी फॉलो करते हैं, वही मैंने फॉलो की थी, और रिवीजन ज्यादा से ज्यादा किया था। सर जैसे अभी भी थोड़े दिन पहले आपसे बात हुई थी, तो आपने कहा था जो बेसिक बुक्स है स्टैटिक की, वो अच्छे से रिवाइज करो। तो करेक्ट। सर वही वही मैंने किया था। और करंट के लिए मैं बस ओनली आईएएस को फॉलो करती थी, एंड एक न्यूज़पेपर फॉलो करती थी। सर इससे अलग मैं मतलब मैंने नहीं देखा। मतलब बहुत बार लोग कहते हैं कि विजन का भी फॉलो करना चाहिए, बट मैंने अभी तक कभी ऐसा फॉलो नहीं किया है उनका। अच्छा अच्छा। बेसिक मतलब सर एक लिमिटेड सेट ऑफ बुक्स मैंने रखी थी और उनको रिवाइज किया था। इधर उधर ज्यादा मतलब मार्केट में तो बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल होता है, तो फिर उससे और ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। मतलब द स्ट्रेटेजी वाज कि आपने सोर्सेस को लिमिटेड लिमिटेड रखा और उन्हें काफी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया। और मुझे भी, यस। मैं भी काफी स्टूडेंट्स को जब हम इंटरेक्ट करते हैं और उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं, तो हम यही बताते हैं कि आप रिवीजन पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि जितनी बार आप सेम चीज को रिवाइज करेंगे उतनी आपको उसके ऊपर कमांड आएंगी, और आपके लिए फिर वो जो बोलते हैं सिली मिस्टेक या थोड़ा सा कंफ्यूजन बी और सी में हो रहा है वो नहीं होगा, आपकी जो क्लैरिटी है वो अच्छी हो जाएगी। तो यही चीज इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है प्रीलिम्स वाला, तो चलो ठीक है, मेंस में थोड़ा सा और भी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली खेलना पड़ता है, क्योंकि एक तो मेंस पूरा 1750 मार्क्स का है, जिसमें जीएस 1 से लेके ऑप्शनल तक सारी चीजें हैं, और ऊपर से इसमें ना ही हमें सिर्फ सिलेबस कवर करना पड़ता है, बट उसी के साथ साथ उसको रिवाइज करके उसके ऊपर की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और मैंने ये जाना है काफी बार कि जरूरी नहीं कि हमें आता है कोई क्वेश्चन का आंसर तो हम उसको लिख पाए। मतलब नोइंग समथिंग एंड एबल टू बीइंग राइट इट इनटू द पेपर इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क व्हिच कैन बी ओनली ब्रिज्ड बाय आंसर राइटिंग। तो आपने आंसर राइटिंग कैसे की, मेंस के लिए आपने ओवरऑल कैसे प्रिपरेशन की, कैसे करंट और स्टैटिक की चीजों को लिंक किया, ये सब भी आप थोड़ा सा इन पे थोड़ा लाइट थ्रो कीजिए। सर ये मेरा तो फर्स्ट ही मेंस था। ओके। सर बट ये था कि ओनली इसकी कुछ बुकलेट्स आई हुई थी, जैसे सर गवर्नेंस और सोसाइटी की बुकलेट्स मैंने फॉलो की थी, और उनसे मुझे काफी फायदा भी मिला था। इनफैक्ट सर बहुत ज्यादा फायदा मिला था उनसे तो। और सर हिस्ट्री के लिए तो वही जो मॉडर्न इंडिया की बेसिक होती है वही मैं पढ़ के गई थी। और सर इसके साथ ही साथ मैंने एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी जीएस के लिए। सर तो वो मैंने लास्ट टाइम पे टेस्ट दिए थे, और सर रेगुलर तो नहीं, बट कभी कभार मैं टेस्ट सीरीज भी वो जो पर डे क्वेश्चंस आते हैं उनको मैं लिखा करती थी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के। सर मैंने ओनली आईज के भी लिखे हैं कई बार, कई बार मैंने इनसाइट्स ऑन इंडिया के भी लिखे हैं। और सर इसके अलावा सर एसए के लिए जो मैंने प्रिपरेशन की थी, एक मेरी साथ की दीदी हैं वो भी प्रिपेयर कर रही थी, तो मैं उनको एसए लिख के भेजा करती थी, वो मुझे लिख के भेजा करती थी। तो ऐसे हम लोग जो है आपस में एक दूसरे का इवेलुएट कर लिया करते थे। सर उसके अलावा जीएस 2 की जब मैं बात करूँ तो सर वो पॉलिटी तो लक्ष्मीकांत से ही पढ़ी थी। आईआर भी सर, क्योंकि मेरा पीएसआईआर ऑप्शनल है, तो मुझे जीएस 2 में इतना ज्यादा अलग से कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो हो गया था। सर जीएस 3 में एक नीति आयोग का डॉक्यूमेंट था, नीति इंडिया एक्ट 75, उसको मैंने फॉलो किया था। उसके थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स ही बनाए थे सर, ऑनलाइन फॉर्मेट में ही बनाए थे, तो उससे मुझे मेंस के एग्जाम में फायदा मिला था। सर उसके अलावा एथिक्स में सर, क्योंकि हमारा पीएसआईआर ऑप्शनल है, तो थोड़ा सा उससे भी एथिक्स में हमें फायदा मिल जाता है। उसके अलावा इनसाइट्स के सर एक वो लास्ट की 60 डेज का एक प्रोग्राम चला रहे थे, जिसमें वो रोज 3 या 4 शायद क्वेश्चन दिया करते थे, उनके मैं आंसर कभी कभी लिखा करती थी। फर्स्ट 2 मंथ में मैंने लिखा था। सर उसके बाद तो एथिक्स थोड़ा लास्ट में, ऑप्शनल पे मैं ज्यादा फोकस करने लगी थी। सो ऑप्शनल के लिए तो मैंने ओनली आईज की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। उसके अलावा मैंने जो प्रिपरेशन बेसिक जो अपनी ऑप्शनल की थी, वो सर मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए किया है, तो उसमें पॉलिटिकल साइंस का थोड़ा मतलब कोर्स था, वो भी रिवीजन का था। और मैंने शुभ्रा मैम के दिल्ली से नोट्स भी मंगाए थे, तो उनको रिवाइज किया। ओके। और ये जैसे आपने अभी मेंशन किया था एसे का काफी लोग, जैसे मेरा ये मानना है कि एसे भी 250 मार्क्स कैरी करता है। सिमिलरली जीएस 1 या जीएस 2 कोई भी अदर सब्जेक्ट भी उतना ही मार्क्स कैरी करता है, जबकि हम किसी जीएस 1 या जीएस 2 जैसे किसी सब्जेक्ट को काफी टाइम देते हैं, क्योंकि उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं। बट अगर मार्क्स के परस्पेक्टिव से देखें तो एसे भी उतने मार्क्स का है, लेकिन हम उतना टाइम शायद उसको ड्यू टाइम नहीं देते। तो और उस वजह से कभी कभी मतलब बाकी सब्जेक्ट में तो स्कोर आ जाता है, बट ऐसे बहुत बड़ा गेम चेंजर बन जाता है, क्योंकि उसमें सब्जेक्टिविटी, उसमें जो वेरिएशन है वो काफी ज्यादा है। मतलब कुछ को 60-70 और कुछ को 140-150 भी मार्क्स मिलते हैं। तो आपने ऐसे का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया, और मतलब व्हाट वाज योर फ्रीक्वेंसी, कितने टाइम बाद आप ऐसे लिखा करती थी, या बस आपने मेंस के टाइम पे लिखा, मतलब हाउ डिड यू मैनेज ऐसे? सर मेंस के टाइम से पहले भी मैंने 1-2 बार ऐसे की प्रैक्टिस की है।
सर बट जो बेसिक मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी एकदम फुल फ्लेज्ड, वो मेंस के बाद ही स्टार्ट हुई थी। उसमें शुरू के 1 या 2 महीने सर, अभी मुझे याद नहीं है सही से, बट 1 या 2 महीने हर वीकेंड पे सैटरडे संडे हम लोग 2 टॉपिक डिसाइड किया करते थे, जिसमें से एक थोड़ा सा सोसाइटी या आईआर या फिर इनसे रिलेटेड होता था, और एक थोड़ा सा फिलोसफिकल सर, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं रिसेंट एग्जैक्टली एक ऐसे आता ही उस पैटर्न पे, तो उससे रिलेटेड सर यूट्यूब पे कुछ वीडियोस भी पड़े हुए थे पहले टॉपर्स के, जिन्होंने बताया था कि ऐसे को कैसे अप्रोच करना चाहिए। उसको भी हम लोग देख के उससे भी फिलोसफिकल एसेज वगैरह को और अच्छे से करने की मतलब जो है एक प्रैक्टिस की थी हम लोगों ने। सर शुरू के 2 महीने हमने लगातार किया है, इनफैक्ट मुझे याद है शायद मिड दिसंबर तक हम लोगों ने किया था ऐसा। ऐसे के लिए और एथिक्स के लिए हम लोग हर वीकेंड पे क्वेश्चन आंसर करते थे, एक्सचेंज करते थे। तो सर इससे मेरी मुझे लगता है अच्छी प्रिपरेशन हो गई थी, ऐसे को इग्नोर नहीं किया था मैंने। एग्जैक्टली मतलब यही यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ऐसे को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते। तो मैं भी ये इस यूट्यूब वीडियो के थ्रू और आपकी इस इंटरव्यू के थ्रू मैं भी बताना चाहूंगा लोगों को कि ऐसे को आप सीरियसली लें और उसको हमेशा आप कंटिन्यूसली प्रिपेयर करते रहे। उसके अलावा अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस पे, क्योंकि ऑप्शनल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के एग्जाम में। तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अभी ऑप्शनल का प्रिपरेशन करने में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बिकॉज बाकी सब्जेक्ट्स का थोड़ा सा, बिकॉज कि वो जनरल है, बहुत सारे लोग उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसका क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। लेकिन ऑप्शनल के बारे में और रिसेंटली अगर देखा जाए तो खास करके पॉलिटिकल साइंस में स्कोर आई थिंक थोड़ा सा पिछले साल में कम भी आया था काफी लोगों का। तो काफी लोगों को मतलब स्कोर कम आ रहा है। तो इसमें स्कोर हम एक्स्ट्रा स्कोर जो बोलते हैं, जिसको नॉर्मली 250 260 से 270 तक तो लोग चले जाते हैं, बट जो हम अच्छा स्कोर बोलते हैं 280 290 प्लस, वो स्कोर लाने के लिए पूरी ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मतलब हाउ वी शुड डिफरेंशिएट अवर आंसर्स फ्रॉम अदर्स। सर पीएसआईआर के लिए तो जब मैंने आपसे मतलब ओनली आइज की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, उस टाइम पे एक मुझे ब्रॉड आइडिया मिला था, क्योंकि फर्स्ट टाइम उस टाइम में मतलब एक टेस्ट सीरीज लिख रही थी ऑप्शनल की। उससे पहले मतलब कॉलेज में ही बस मैंने एग्जाम वगैरह लिखे हुए थे। सर तो उसमें जब आपने इवेलुएशन कराया था उस टाइम भी आपने बताया था कि लिंक करना थोड़ा सीखो सर, थोड़ा सा जैसे कि मेरा सर जो मेरा पेपर 1 था ऐसे का, वो पेपर 2 के कंपैरिजन में थोड़ा सा मतलब वीक था। तो उस टाइम पे जो आपने लास्ट मिनट टिप्स दिए थे कि थोड़ा सा थिंकर्स के नाम पुट करना सीखो, और थोड़ा सा जैसे जो पेपर 2 है उसको थोड़ा कनेक्ट करना सीखो। तो सर इस बार का जो पेपर आया था मतलब हम लोग के पॉलिटिकल साइंस का, उसमें मैंने फर्स्ट पेपर में ये सारी चीजें अप्लाई की थी सर। अब वो तो मार्क्स आएंगे तब पता चलेगा कैसा रहा कितना रहा, बट पेपर 1 मेरा पहले से जितना मुझे डर लगा करता था उस पेपर से, उसके कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा हुआ था। तो सर ये एक तो ये हो सकता है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उसकी थोड़ा डिफरेंट होती है जीएस के सब्जेक्ट से। तो वो जैसे थिंकर्स के नाम मेंशन करने हैं, और उसके अलावा सर जैसे जीएस 2 का, सर जैसे पेपर 2 का जो सब्जेक्ट है उसको 1 के किसी ना किसी कॉन्सेप्ट से लिंक करना है। तो वो सारी चीजें ध्यान देंगे तो सर शायद हमारा आंसर जो है थोड़ा सा यूनिक बन जाता है। सर ये सारी चीजें तो आपने ही बताई थी। नहीं वो मैंने तो बताई, लेकिन अभी आपका रैंक आया है तो उसकी ऑथेंटिसिटी होती है ना। पर इसमें मैं और एक चीज मुझे बताना है, जैसे हम क्या करते हैं, हम काफी बार जैसे टॉपर्स बताते हैं कि जैसे अभी आपने कहा कि थिंकर्स कोट करो। अब ये जो फ्रेशर्स होते हैं या जिनका फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम अटेम्प्ट जो दे रहे होते हैं, किसी टॉपर ने कहा कि थिंकर्स कोट करने, तो वो थिंकर्स एक लिस्ट बना के रट्टा मार देते हैं। तो लेकिन जैसे मेरा ये कहना होता है कि फोर्सफुली किसी थिंकर को या स्कॉलर को हमें कोट नहीं करना है, हमें आंसर की जिस डिमांड के हिसाब से और फ्लो के हिसाब से करना है। तो यही चीज आई थिंक हमने भी डिस्कस की थी पेपर के पहले और मैंने बताई थी। तो इसको कैसे करना है, और इस चीज को थोड़ा सा मतलब आप क्लैरिफाई कीजिए कि थिंकर्स को कोट करने का मतलब क्या है, उन्हें कैसे और कहाँ पे हमें एग्जैक्टली कोट करना है, और कितने थिंकर। कुछ कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि सर एक आंसर में हमें कितने स्कॉलर कोट करने हैं। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं आपसे चाहूंगा। सर थिंकर कोट करने से ये मतलब नहीं था मेरा कि हर क्वेश्चन में कोट करना है, बट सर जैसे 1-2 क्वेश्चन ऐसे आए थे जिसमें मुझे याद नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली किस थिंकर ने ये चीज बोला है, बट मुझे ये पता था कि वो किस बेसिक स्कूल से बिलोंग करते हैं, कि लिबरलिज्म से बिलोंग करते हैं कि सोशलिज्म से है। तो मैं ऐसे उसको लिख दिया करती थी कि लिबरलिस्ट सेड दिस,
अबाउट दिस होल, Correct. मतलब जैसे कोई एक क्वेश्चन था उसका क्रिटिसिज्म मुझे लिखना था, तो मार्क्सिस्ट ने ऐसा बोला हुआ है सर। अक्सर मुझे भी थिंकर्स नहीं याद होते थे, तो बट जिनके बारे में बहुत श्योर होती थी मैं कि इनको यहाँ पे मैं कोट कर सकती हूँ, जैसे सर प्लेटो हुए, उन्होंने कुछ बोला, या फिर मार्क्स ने तो अधिकतर कैपिटलिज्म के अपोज में कुछ ना कुछ बोला ही हुआ है, तो वो याद हो जाता था सर। बट और सारी चीजें सर, जैसे कुछ एक कोई क्वेश्चन आया था उसमें अमर्त्य सेन का मैंने एक मतलब वो क्रिटिसिज्म जो उन्होंने बताया हुआ था वो मैंने कोट किया था सर। बहुत मैंने जबरदस्ती सर नहीं कोट किया था, बट हाँ जहाँ पे मुझे थिंकर्स के नेम याद नहीं आ रहे थे वहां पे मैं उस स्कूल को मेंशन कर दे रही थी जहां से मतलब कोई एक कोट पर्टिकुलरली बोला गया था। ओके ओके, मतलब जरूरी नहीं है कि हमें सारे हर जगह थिंकर आए ही और हम लिखे ही। कुछ कुछ जगह पे हम ब्रॉडली उनका स्कूल, जो जिस स्कूल से वो बिलोंग करते हैं या जिस आइडियोलॉजी को वो फॉलो करते हैं, वो भी अगर हम कोट करें तो भी चल जाता है, क्योंकि काफी लोग दे दे हैव मेड इट अ रूल एंड दे आर वेरी स्टिक टू दिस रूल दैट कि हमें थिंकर्स रट्टा ही मारने हैं। तो आई थिंक इससे थोड़ी सी आइडिया आ जाएगी अभी स्टूडेंट्स को। उसके अलावा जैसे आईआर है, काफी डायनामिक सब्जेक्ट है और लास्ट मोमेंट तक उसमें कुछ ना कुछ अपडेट होते हैं। जैसे अभी तो चलो एग्जाम हो गई है आपकी, बट इस बार जो अभी एग्जाम होने वाली है, पहले हमने जैसे अभी हम इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशन देखते हैं और इसमें अभी जैसे तालिबान का अगर कुछ भी हम रोल देखते हैं, तो पहले का और अभी का ऑल टुगेदर रोल जो है वो चेंज हो गया, बहुत सारे डायनामिक्स बदल गए हैं। तो फिर आईआर की प्रिपरेशन बिकॉज ऑफ इट्स डायनामिज्म थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाती है, और हमें काफी सारी चीजें लिंक करनी होती है, और उसी के साथ साथ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की काफी सारे थेरीज को हम रिलेट कर सकते हैं आईआर में। इन द सिमिलर वे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में लिखते वक्त हम आईआर के बहुत सारी चीजों को हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कोट कर सकते हैं। तो इनको हमें एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर करना है, मतलब पूरा सर पेपर टू आईआर के अगर देखा यस जाए तो। यस यस। सर, पेपर 2 में मोस्टली आईआर के लिए मैंने जो जितने भी अपडेट्स होते थे वो मैं एडिटोरियल्स वगैरह से मतलब कंप्लीट कर लिया करती थी सर। बेसिक्स को ज्वाइन करके सर, जैसे नेपाल पे हमारा एक क्वेश्चन आया हुआ था, जो नेपाल ने जो कुछ टेरिटरीज हैं उनको जो है क्लेम किया हुआ था, तो सर बेसिक मैंने वही लिखा था जो मतलब जैसे हमारे पास्ट में उनके साथ रिलेशन रहे हुए हैं एंड प्रेजेंट टाइम में कैसे क्या चेंज हो रहा है। तो सर जैसे कि एक एक अभी मुझे सही से याद नहीं आ रहा है, बट एक पेपर 1 से मैंने एक थिंकर को कोट किया था कि उन्होंने टेरिटरी के बारे में ये चीज बोली हुई थी। तो इस टाइम पे अगर इसको लेके अगर विवाद आगे होता है तो हमारे रिलेशन, क्योंकि नेबर है तो वो हमारे नेबर ही, तो फिर आगे चल के इसमें प्रॉब्लम होगी। तो सर ऐसे करके मैंने उनको कनेक्ट किया था। तो कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो हमने पढ़ा है उनकी थियरीज को हम कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे सर जितनी भी जियो पॉलिटिकल थ्योरीज और ये सारी चीजें मैंने उसमें पढ़ी हुई है। हाँ, इसमें जैसे अभी पूरा 1750 मार्क्स का पेपर होता है और हमें 3 से 4 दिन, मतलब पहले तो ऐसे होता है और उसके बाद GS1 GS2 GS3 और GS4 दो दो पेपर एक साथ होते हैं, जबकि उसकी हमें इतनी प्रैक्टिस नहीं होती। और उस टाइम सबसे ज्यादा मैटर करता है स्पीड। और अगर देखा जाए तो अगर हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाते हैं तो हमारा कंटेंट की जो रिलेवेंसी है वो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस हो जाती है। कहीं ना कहीं कंटेंट ठीक ठाक आ भी गया तो फिर हम सही तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं। तो जो सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है राइट, सही रिलीवेंट कंटेंट के साथ प्लस सही प्रेजेंटेशन के साथ, ये जो डिफिकल्ट ट्रिनिटी जिसको हम बोलते हैं, बिकॉज तीनों चीजों को एकदम से मैनेज करना काफी डिफिकल्ट होता है, बट एज लॉन्ग जब तक हमें ये तीनों चीजें सही ढंग से आती नहीं है तब तक तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है इतना अच्छा स्कोर कर लेना। तो इसकी क्या मतलब की स्ट्रैटेजी है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, तीनों चीजों को कैसे मैनेज करें। मतलब मैं पूरे 1750 का पेपर भी लिखूं, उसमें अप्रोप्रिएट कंटेंट भी मैं उसमें लिखूं, रिलेवेंट कंटेंट, प्लस उसका प्रेजेंटेशन भी मेरा अच्छा हो ताकि मुझे स्कोर मिले। इसको कैसे मैनेज करना है? सर स्पीड सर, मैं जैसे मैंने इस बार भी एग्जाम दिए हैं तो एक भी मेरा क्वेश्चन छूटा तो नहीं था, बट सर क्वालिटी सबकी एक जैसी नहीं थी। सो GS2 में ऐसा था कि कई क्वेश्चंस में मुझे मतलब शुरू के कई क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था, वो उनका मटेरियल उतने अच्छे से मुझे नहीं आता था। तो मैंने 15 मार्क्स जो सर लास्ट में आए थे 15 मार्क्स के, मैंने उसमें से स्टार्ट किया था। GS2 में भी मैंने ऐसा किया था, GS3 में भी मैंने ऐसा किया था, क्योंकि शुरू के 2-3 क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे। मैंने सोचा था कि जब टाइम बचेगा तब मैं इनको जो है करने की कोशिश करूंगी। तो सर उस टाइम पे एक तो ऐसा क्वेश्चन था जो मेरा छूट रहा था, बट कुछ चीजें उसकी आती थी, तो मैंने एक फ्लो चार्ट बना के और उसको कंप्लीट कर दिया था छोटे से टाइम में। सर ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस में भी जो पेपर 1 था, उसमें फर्स्ट का जो एक पार्ट था जो मुझे करना था, उसमें 10 मार्क्स के
10 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, वो मेरा छूट रहा था, और एक सेकंड क्वेश्चन भी था एक, उसका भी 10 मार्क्स का। तो सर उसको भी मैंने जल्दी से कंप्लीट करने के लिए फ्लो चार्ट ही बनाया था। सो क्योंकि वहां पे उस टाइम पे पेपर थोड़ा कंप्लीट करना मुश्किल तो होता ही है, बट फर्स्ट तो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए जिनके बारे में हम काफी श्योर होते हैं, चाहे वो आगे के क्वेश्चन हो या पीछे के सर। क्योंकि उनकी सर, बट एक चीज मैंने ध्यान दी थी, अगर मुझे कोई बहुत अच्छे से भी आता है तो उसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रही थी कि मतलब मेरा पेपर छूट जाए, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने थे। करेक्ट करेक्ट। ओके। और इसमें ना अभी जैसे प्रिपरेशन में ये तो सारी एकेडमिक चीजें हो गई, लेकिन अपनी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है ये प्योरली एकेडमिक नहीं है। इसमें हमें अपनी जो पर्सनालिटी है वो काफी ज्यादा मैटर करती है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है और काफी लोगों के साथ डिस्कस करके भी मुझे ये पता चल रहा है कि पर्सनालिटी काफी मैटर करता है। मतलब नो, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप थोड़े कम भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर आप हार्ड वर्किंग हो, कंसिस्टेंट हो, अगर आप हार नहीं मानते हो, तो आप Yes. इस एग्जाम के लिए बने हो, ऐसा मतलब एक ब्रॉडली कह सकते हैं। तो इसमें ये सब चीजों को हैंडल करना, जैसे कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, उसके साथ साथ काफी सारे फेलियर्स के बाद, मतलब काफी बार होता है कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई है या मुझे कम स्कोर आ रहा है, या एग्जाम का थोड़ा टाइम मतलब थोड़ा नजदीक आने के बाद हम थोड़ा पैनिक हो जाना। इन सब चीजों के चलते हुए हमें खुद को कॉन्फिडेंट रखना जरूरी होता है, ताकि हम अपना एक्चुअल जो माइंड है, अपना एक्चुअल जो प्रिपरेशन है उसको मतलब सही से यूटिलाइज कर सके उन 2 घंटों में या उन 3 घंटों में जब हम मेंस लिख रहे होते। और ये मैनेज करना, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस भी थोड़ा सा कह सकते हैं अपने इतिहास के लैंग्वेज में, ये काफी बार मिस हो जाता है लोगों से। इसको हम कैसे मैनेज कर सकते, कैसे हम अपने प्रिपरेशन में इसको इनकलकेट कर सकते हैं अपने पर्सनालिटी में? सर परसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क तो बहुत ज्यादा जरूरी है इस एग्जाम के लिए। इंटेलिजेंस होना सर, एक बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए किसी चीज को अप्रोच करने के लिए। करेक्ट। सब वो धीरे धीरे प्रिपरेशन करते हुए आ जाती है। तो उसके अलावा अप्स एंड डाउन्स तो हर जगह आते हैं सर। बहुत बार ऐसा होता था कि एक दिन भी टाइम नहीं मिला पढ़ने का सर, बट मैं ये जरूर इंश्योर करती थी कि अगर मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाई हूँ तो एटलीस्ट मैं एडिटोरियल का वीडियो, प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन, ये दोनों चीजें जरूर कंप्लीट कर लूँ। और या फिर एक सर, भले ही कोई पार्ट है एक छोटा सा, चाहे इकोनॉमिक्स का ही कोई पार्ट हो, और उसे जरूर एक बार मतलब मैं देख लूं सर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रोज ऐसा जरूरी नहीं कि 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ा जाए, बट हाँ एक कंसिस्टेंसी लेवल जो है वो मेंटेन करने की जरूरत होती है सर। उसके लिए मोटिवेशन के लिए तो सर मैं यही बोलूंगी कि कई बार मतलब कुछ फ्रेंड्स होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं सर। मेरे तो ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, बट जितने भी 2-3 हैं, या फिर सर कोई जैसे गाइडेंस वाला कोई भी टीचर हो। तो जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं प्रीलिम्स को लेके बहुत ज्यादा मतलब वो थी कि अब कैसे होगा इतने कम टाइम पे, तो मैंने आपको मैसेज किया था। तो सर ऐसे ही कुछ लोग अपनी लाइफ में जरूर रखने चाहिए जो आपको टाइम टू टाइम ये याद दिला सके कि आपने स्टार्ट किया था, किस लिए स्टार्ट किया था, और करते रहना है, रुकना नहीं है। करेक्ट करेक्ट। और ना ये तो बात एकदम सही है कि पीयर ग्रुप जो है, अपना फ्रेंड्स और अपने मेंटोर्स, ये सब लोगों के कंसल्ट में हमेशा रहना चाहिए, ताकि हम एक राइट डायरेक्शन और राइट ट्रैक को मेंटेन कर पाए, ट्रैक से डाइवर्ट ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो। क्योंकि इसमें मतलब काफी लोग ऐसे भी हमने देखे हैं जो ऐसे होते हैं ना कि काफी ज्यादा आइसोलेट कर लेते हैं खुद को किसी का, Yes. मतलब दे क्लोज देमसेल्फ, दे डू नॉट रिमेन ओपन फॉर एनीथिंग। एंड आई थिंक यूपीएससी के प्रिपरेशन में यही इंपॉर्टेंट है कि आप ओपन रखो खुद को किसी भी चीज के लिए, बिकॉज आप ओपन रहोगे तो नई चीजें ही सीखोगे और आपको रियलिटी का आइडिया भी आ जाएगा। दूसरी बात ये है, जैसे रिसेंटली हमने कुछ स्टूडेंट से बात की थी, तो उनका कंसर्न ये था, जो अभी थोड़ा सा बहुत ज्यादा लोगों का कंसर्न नहीं है, बट आपका इंटरव्यू हिंदी में था और Yes. हमने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था पहले। तो कुछ लोगों का कहना ये है कि सर हिंदी का इंटरव्यू मैं देना चाहता हूँ और हिंदी के इंटरव्यू के वक्त काफी सारे इंग्लिश के वर्ड मुझसे यूज हो जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो कितना % ऑफ इंग्लिश हम हिंदी के इंटरव्यू में यूज कर सकते हैं? सर मेरे से तो इंग्लिश के वर्ड्स यूज होते ही होते थे। एक दो जगह मैंने मॉक दिया तो एक मॉक में तो मुझे ये बोला गया था कि इंग्लिश के वर्ड्स नहीं यूज करने हैं। बट सर जब मैं वहां पे भी गई तो अल्टीमेटली मैंने ये चीज नहीं मतलब दिखाने की कोशिश की कि मैं जबरदस्ती कोई हिंदी का वर्ड बोल रही हूँ सर। फ्लुएंटली वहां पे मैंने बोला था और मुझे नहीं लगा कि उससे कोई भी प्रॉब्लम हुई थी सर। वो क्योंकि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं होता है, वो एक डिस्कशन टाइप से चल रहा था, एग्जैक्टली। और उस टाइम पे हिंदी के वर्ड्स भी निकल रहे थे, इंग्लिश के भी वर्ड्स निकल रहे थे। तो सर मुझे नहीं लगता, मतलब हाँ ऐसा है कि हिंदी में इंटरव्यू है तो मोस्टली हिंदी में ही होना चाहिए। सर जैसे हमारा मेंस इंग्लिश में था
तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज जितनी है वो हमें इंग्लिश में ही आती हैं। तो सर अगर हम उन्हें हिंदी में निकालने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा वहां पे वो आर्टिफिशियल लगेगा। सर जहां तक मैं अपनी बात करूं, मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश मिक्स करने से मुझे इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। ओके ओके, रियली ग्रेट। अभी इसके अलावा तो अभी मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, बट आपको कुछ अभी जो इस बार अभी प्रीलिम्स देने वाले जो लोग हैं और ओवरऑल ओनलीएस कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं हमारे, जो अभी अपना वीडियो देखेंगे और अपने प्रिपरेशन को इस अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजाइज करना चाहेंगे, तो ओवरऑल व्हाट विल बी योर मैसेज कि हाउ शुड दे कीप गोइंग विद द प्रोसेस and they should have faith in the process? How, what should they do, what should be the course of action for them? सर प्रीलिम्स के पहले तो इस टाइम पे बहुत एंजाइटी हो रही होगी लोगों को, तो सर मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बस इस टाइम पे रिवीजन करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, और बहुत ज्यादा ये नहीं दिमाग में लाना चाहिए कि क्या होगा, कैसा पेपर आएगा सर। एंड इसके अलावा मैं कहूंगी कि जो लोग अगले साल देंगे या फिर उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में, तो हार्डवर्क और परसिवरेंस सर, जैसे आपने बोला, ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं कि इनको अगर लोग लेके चलते हैं तो 1 साल 2 साल किसी साल तो निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली ओवरऑल आपके इंटरव्यू से तो मुझे यही आइडिया आ रहा है कि पीपल शुड कीप गोइंग, दे मस्ट हैव फेथ इन द प्रोसेस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे शुड बी नॉर्मल। किसी भी तरह का एंग्जाइटी और ऐसा एबनॉर्मल फील करने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच प्रतीक्षा फॉर दिस वेरी गुड इंटरव्यू एंड क्वेश्चन, and very much lot of congratulations from Only IS team to you, and all the best for your upcoming journey. Thank you very much Pratiksha. Bye. Sir, thank you to all the mentors in Only IS community, especially Sumit sir, Shivam sir, देवेन सर, सर आपको भी थैंक यू वेरी मच। सर आपको तो स्पेशली आपने काफी मेरी हेल्प की, काफी गाइड किया हर एक जगह, चाहे वो मेंस के बाद हो, इंटरव्यू के टाइम पे हो, इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले भी जब मैं प्रीलिम से रिलेटेड आपसे डिस्कस कर रही थी। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, वेलकम प्रतीक्षा, थैंक यू वेरी मच।